हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस सीरीज में ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज सारे PYQs कंप्लीट करेंगे, सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 1 मार्कर क्वेश्चन। ये आपके MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रेगमेंटेशन। ये 2021 में आया था। सो फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। सो इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो स्पैरोगायरा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पैरोगायरा, वो 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है और हर एक जो पार्ट है अलग स्पैरोगायरा बन जाता है। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में? तो हमेशा याद रखना कि जो फ्रैगमेंटेशन होता है ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जब स्पायरोगायरा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब वो अपने आप जो है कई पीसेस में डिवाइड हो जाता है। पर रीजनरेशन जो है वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। गलती से अगर प्लानेरिया कट हो जाएगा 2-3 पीस में, तो हर एक जो पीस है नए प्लानेरिया को जन्म देता है, मतलब नया प्लानेरिया बन जाता है। तो रीजनरेशन एक्सीडेंटल प्रोसेस है, उसके लिए एक स्पेशल सेल की जरूरत पड़ती है। बट फ्रैगमेंटेशन एक लाइफ प्रोसेस है, मैच्योरेशन प्रोसेस है, और इसके लिए कोई भी स्पेशल सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप अब आप लोग फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही में जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताती रहूंगी। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 इन्फेक्शंस विच कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज के बारे में पूछा है, आपको कोई 2 डिजीज बतानी है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया बैक्टीरियल और दूसरा हो गया वायरल। तो ये याद रख लेना वायरल और बैक्टीरियल कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरियल में आ गया गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो स्पेलिंग हमेशा याद रख लेना, इसकी काफी मुश्किल है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरल में आपका आ जाएगा वॉट्स एंड HIV एड्स। और सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज को रोकने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का? बैरियर मेथड, यानी कॉन्डम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। इनमें कौन कौन से PYQs आए हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द चेंजेस दैट अगर इन द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल्स का क्या होता है, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। देखो पेटल्स का क्या काम रहता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। तो जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तब पेटल्स की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो सूख के जो है वो गिर जाते हैं। जाइगोट के साथ क्या होता है, तो जाइगोट ही तो मेन रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट ही आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो ही आगे चल के क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। और ओवरीज के साथ क्या होता है, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओवरी के जो वॉल हैं वो थिक हो जाते हैं एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओव्यूल जो है हमारा आगे चल के बनता है सीड। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके पास कोई भी पेटल और सेपल नहीं है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ओवरी है वो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा ओव्यूल है वो आगे चल के जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझो। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ डायग्राम के थ्रू समझा सकूं जिससे कि आपके दिमाग में याद रहे। यहाँ पे मैंने प्रॉपर आंसर भी डाला हुआ है कि कैसे आपको लिखना है। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन से ये PDF डाउनलोड कर लेना और एक बार पूरा पढ़ लेना। वैसे अगर ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो जो पेटल्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जो जाइगोट है वो आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से जो है न्यू प्लांट बनते हैं। जो ओवरी रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में और उसके जो वॉल हैं वो थिक हो जाते हैं जिससे कि वो सीड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, वेयर आर दीज पार्ट लोकेटेड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये आपका टर्म 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स ही तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और वो लोकेटेड कहाँ रहते हैं, मेनली जो फ्लावर हैं वो स्टेम के टिप पे लोकेटेड रहते हैं। देखो यहाँ पे जो है टिप पे ही सारे के सारे फ्लावर लोकेटेड हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, स्टेमन। स्टेमन जो है दो चीजों से मिलकर बना रहता है, पहला हो गया एंथर और दूसरा हो गया फिलामेंट। एंथर के अंदर ही मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और जो फिलामेंट है वो फ्लावर से अटैचमेंट और सपोर्ट के लिए हेल्प करता है। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंजियोस्पर्म का क्या होता है, फ्लावर होता है। और वो कहाँ पे रहता है, टिप ऑफ द स्टेम में लोकेटेड रहता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, स्टेमन हो गया। स्टेमन दो पार्ट से मिलके बना रहता है, पहला हो गया फिलामेंट और दूसरा हो गया एंथर। जो फिलामेंट रहता है वो एंथर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंथर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहते हैं। पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। सो ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म stamen is specialized for the production and release of pollen grain for fertilization. So next question है, which of the following flowers will have a higher possibility of self pollination? So यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन उसी में होगा जिसमें दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, यानी मेल और फीमेल दोनों हो। इसका मतलब वो बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। तो हमें बस ये पता करना है कि इन दोनों में से बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा है। तो मैंने पहले बता रखा है मस्टर्ड और हिबिस्कस, ये दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट हैं। और पपाया और वाटरमेलन क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा फोटो है जिससे कि आपको याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मस्टर्ड और हिबिस्कस क्या है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब देखो पपाया यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उसमें एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगी, मतलब होगी जो भी है। तो ये जो है ये एक फीमेल फ्लावर है पपाया का, और ये जो है मेल फ्लावर है पपाया का। उसी तरीके से वाटरमेलन, तो यहाँ पे आपको ओवरीज दिख रही है ना, तो ये हो गई फीमेल वाटरमेलन फ्लावर और ये हो गया मेल वाटरमेलन फ्लावर। ओके, काफी मुश्किल था कहने में। सो इस डायग्राम से हमेशा आपको याद रहेगा कि पपाया और वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सेकेंड पार्ट है, लिस्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गए, एक फीमेल हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। और मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक मेल पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन। सो यही दो पार्ट हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर के। सो यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल प्लांट के दो पार्ट हो गए, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, जब आप स्टैमेन लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख देना, और जब कार्पेल लिखेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख देना। जैसे यहाँ पे 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया था, तो आप आंसर में स्टैमेन और कार्पेल को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन, बट द फीमेल germ cells are present in the ovary. Explain with the help of label diagram how male germ cells reaches the ovary. तो ये आपके एनसीईआरटी का आपको एक वो डायग्राम बनाना है। सो ये रहा आपका डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स रहते हैं जो जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं पोलन ट्यूब्स, और पोलन ट्यूब्स के थ्रू ही जो मेल गैमेट है वो एग तक पहुँचता है। इस डायग्राम को 1-2 बार बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्यूबर्टी? मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स। तो हमें बताना है कि प्यूबर्टी क्या होती है और कोई ऐसे 2 चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स में कॉमन होते हैं। सो प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं,
गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे बॉयज़ और गर्ल्स जो क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। और कॉमन चेंजेस क्या हो गए, हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया एंड आर्मपिट, और जो हाइट है वो इंक्रीज करती है, मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। तो ये 2 चेंजेस आप लिख सकते हो। एक तीसरा भी लिख सकते हो कि जो स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, एंगर इशू होता है। बहुत सारे बच्चों में टीनेज के टाइम पे एंगर इशू हो जाता है, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन चेंजेस हैं जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। और सिर्फ अगर फीमेल्स की बात करें तो उनका क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और मेल में क्या होता है, उनकी बियर्ड आने लगती है और उनकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं प्यूबर्टी के टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। और दूसरा है, यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है फीटल डेवलपमेंट में। प्लेसेंटा ही मदर और बेबी को कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिशंस रहते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो बेबी के अंदर जाते हैं। और जो बेबी का जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो बेबी के बॉडी से मदर ब्लड में मिल जाता है। तो प्लेसेंटा जो है बीच का कनेक्शन रहता है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बेबी का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। प्लेसेंटा इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू by means of which embryo get nutrition from mother's blood। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन रहता है मदर ब्लड से बेबी के पास पहुंचता है, एम्ब्रायो के पास पहुंचता है। The villi present in the placenta provide large surface area for glucose and oxygen to pass from mother bloods to embryo। तो उसके अंदर जो विलाइज रहते हैं यानी प्लेसेंटा के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया बनाते हैं जिससे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास हो सके। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि प्लेसेंटा के थ्रू ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास होते हैं मदर ब्लड से एम्ब्रायो में। और जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा का सारा रिमूव होता है बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर ब्लड। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बेबी से मदर ब्लड में मिल जाता है, और जितना भी यूजफुल चीज़ें हैं यानी ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो मदर ब्लड से बेबी में आता है। तो ये बीच का कनेक्शन होता है, इसीलिए प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन था कि यूटेराइन लाइनिंग जो है वो थिक और स्पंजी क्यों हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसका रीज़न ये है कि यूट्रस में ही तो बेबी का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे ही बेबी एम्ब्रायो से पूरा बेबी बनता है, यानी 9 मंथ वो इसी यूट्रस में रहेगा, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो सारी लाइनिंग है वो थिक हो जाते हैं जिससे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। वहाँ पे ब्लड वेसल्स रहते हैं बहुत सारे जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग एम्ब्रायो को। तो जितने भी ब्लड लाइन है वो 2 काम करती हैं, पहला तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम पार्ट स्लैश ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लूप और कॉपर टी जो है कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं जो कि यूट्रस में प्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉपर टी और लूप जो है फिट होता है। तो यहाँ पे जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म की मोबिलिटी और ग्रोथ को ये ख़त्म कर देते हैं जिससे कि जो स्पर्म है डिजेनरेट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ ब्लॉक टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ एग। तो ट्रांसफ़र ऑफ एग को रोकने के लिए क्या ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे सर्जिकल मेथड की बात हो रही है, तो एग के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए हम लोग फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लॉक वर्ड का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे कॉन्डम्स क्यों नहीं आएंगे। देखो कॉन्डम्स जो हैं वो फीमेल और मेल गैमेट को मिलने से रोकता है। यहाँ पे बोला है ट्रांसफ़र ऑफ एग, तो यानी यहाँ से एग को ही नहीं निकलने देना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पे जर्म सेल्स होगा, यहाँ पे जर्म सेल्स होगा। एस ओवा टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ओवा यानी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये होता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेट जो है प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग ओवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो इसका क्या आंसर होगा, अभी हमने बात की थी,
प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस के अंदर रहता है। तो कुछ यहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। सो जितनी भी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर जो मैंने बताया उसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा। तो जो प्लेसेंटा है वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये जो है एक टेम्पररी ऑर्गन है। टेम्पररी ऑर्गन यानी जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो ये अपने आप डीजनरेट हो जाएगा, जो कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। तो ये सारी की सारी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ड राइजोपस। लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड का जो रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये रहा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे स्पोर्स जो है फॉर्म होते हैं और यही स्पोर्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ जहाँ पे स्पोर्स से गिरते हैं वहाँ से एक नया प्लांट जो है उग जाता है। ये रहा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग हाइफे बोलते हैं। ये सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया वो क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम एक ही बात है, इसलिए डरना नहीं। तो स्पोरेंजिया जो है वो बॉब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, हाइफाई हो गया, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या हो गया, यहाँ पे हमें 2 एडवांटेज बताने थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो पहला क्या हो गया, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो सबसे कम समय में बहुत सारा हम लोग प्लांट्स उगा सकते हैं, क्योंकि हमें प्लांट लैब में उगाना रहता है तो हम लोग जितने चाहे उतने प्लांट उगा सकते हैं फेवरेबल कंडीशन देके। सेकेंड है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। वो एकदम सिमिलर रहते हैं, जिससे प्रिजर्व रहती है उनकी प्योरिटी और रेसिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी। तो क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स बनते हैं पेरेंट्स से वो एकदम सेम टू सेम रहते हैं, जेनेटिकली सेम रहते हैं, एकदम क्लोन रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जितनी भी उनके अंदर गुड क्वालिटीज थी वो सारे के सारे प्रिजर्व रहती है, कोई अनवांटेड जीन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गए 2 एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस शोन बिलो एंड डिफाइन इट। तो ये तो बच्चे को पता है कि इसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म गलती से कट जाए, एक्सीडेंटली कट हो जाए, तो हर एक पार्ट जो है नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और इसके लिए स्पेशलाइज सेल की ज़रूरत पड़ती है और उस स्पेशलाइज सेल को हम लोग बोलते हैं नियोब्लास्ट या फिर स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट आंसर यही था, उस स्पेशलाइज सेल को हम लोग बोलते हैं नियोब्लास्ट या फिर स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और बताना है कि पेरेंट्स से जो प्रोजेनी बनती है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहते हैं। प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे। तो उन दोनों में यानी पेरेंट्स में और बच्चों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया हुआ है, ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का। और यही जो है बहुत कंडेंस जो है कॉइलिंग होती है, बहुत कंडेंस रैपिंग होती है, उसके बाद वो क्रोमोसोम बन जाता है। ये एक्स शेप का क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग क्रोमाटीन बोलते हैं, क्रोमाटीन। तो जब सेल को डिवाइड करना रहता है, यानी एक सेल से 2 सेल होना रहता है, तभी क्रोमोसोम बनते हैं। सेल के अंदर हमेशा क्रोमोसोम नहीं रहते हैं। सेल के अंदर जो डीएनए रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़ा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाटीन। पर जब सेल को डिवाइड करना रहता है, यानी 2 सेल में कन्वर्ट होना रहता है, 2 सेल में डिवाइड होना रहता है, तब ये जो डीएनए है वो बहुत कंडेंस रैप हो जाते हैं ऐसे करके और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये और ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे एक्स शेप हो गए तो इसको हम लोग क्रोमोसोम बोल दिए। और क्रोमोसोम या क्रोमाटिन या फिर डीएनए ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर।
So chromosome is long thread-like structure which contain hereditary information. Hereditary information मतलब DNA रहता है इसके अंदर, और DNA के अंदर क्या रहते हैं? जीन्स रहते हैं. क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल. क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे रहता है. तो ये वाला फ्लो चार्ट आप आंसर लिखते वक्त भी बनाएंगे. तो यहाँ पे पेरेंट्स की बात करते हैं. तो पेरेंट्स जो है वो डिप्लॉयड रहते हैं, यानी कि उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है. तो ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल. इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो सबसे पहले वो गैमेट बनाएंगे. गैमेट हमेशा क्या रहते हैं? हैप्लॉइड रहते हैं. तो यहाँ पे हाफ नंबर हो गया n, और यहाँ पे फीमेल ने गैमेट बनाया तो n. अब जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक मेल से n आया, एक फीमेल से n आया, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल से मिला, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से मिला. तो जाइगोट बनते वक्त कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए? 2. तो शुरुआत में भी कितने थे? 2 थे. पेरेंट्स के पास भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और जाइगोट यानी बेबी में भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं उतने बच्चों में कैसे रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं. अगर पेरेंट्स 2n है तो बच्चे भी 2n कैसे रहते हैं, कैसे हो जाते हैं. तो इसका आंसर क्या है कि जब गैमेट बनता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं. ठीक है, तो जब गैमेट बनता है तो अगर मेल 2n था यानी उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, तो गैमेट बनते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आएगा. तो यहाँ पे मेल गैमेट बना, उसी तरीके से फीमेल भी फीमेल गैमेट बनाएगी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके पास रहेगा. तो n+n यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना. 1 + 1 कितना होता है? 2. तो यहाँ पे वापस से जो बच्चा है वो 2n हो गया, 2n हो गया जैसे उसके पेरेंट्स थे. तो अगर पेरेंट्स 2n रहते हैं तो उनके जो बच्चे रहते हैं, जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं, जो प्रोजेनी रहती है वो भी 2n रहती है. और इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो प्रोजेनी में मेंटेन रहता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो जितने भी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं एकदम अच्छे से. द पेरेंट्स आर डिप्लॉयड यानी उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. दे फॉर्म हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट. तो जो गैमेट बनता है वो हैप्लॉइड रहता है यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. ये यहाँ पे n होगा, एक्चुअली में ये यहाँ पे ब्रैकेट में n होगा सिर्फ. अब हैप्लॉइड गैमेट्स हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. द 2 गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड द ऑफस्प्रिंग बिकम डिप्लॉयड. तो जो बच्चा रहता है यानी जो ऑफस्प्रिंग रहता है वो डिप्लॉयड बन जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what provides nutrition to human sperm? State the genetic constitution of sperm. तो हमें बताना है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कि वो किस जीन का बना रहता है. तो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से. तो जो फ्लूइड वो सिक्रीट करते हैं उसी से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है और वो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है. जो स्पर्म रहता है वो 2 टाइप का होता है. एक तो एक्स टाइप का यानी उसके अंदर एक्स जीन है और दूसरा वाई, उसके अंदर वाई जीन है. तो 50% जो है स्पर्म एक्स जीन के होते हैं और 50% जो है वाई जीन के होते हैं. तो ये हो गया उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन ए जाइगोट विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड. तो फीमेल कैसे पता चलता है? अगर क्रोमोसोम पेयर XX हो गए तो जो बेबी है वो क्या है? फीमेल है. और अगर XY हो गए तो जो बेबी जो है वो मेल है. यानी कि अगर जो स्पर्म था Y था तो जो जाइगोट है वो मेल बनेगा, और अगर स्पर्म जो है X था तो जो जाइगोट है वो फीमेल बनेगी. So the secretion of seminal vesicle and prostate gland provide nutrition to the human sperm and also make the further transport easy. The genetic constitution of 50% sperm have X chromosome. 50% जो sperm रहते हैं वो X chromosome के होते हैं and the 50% have Y chromosome और 50% जो है Y रहता है. अगर XX है तो फीमेल होती है और अगर XY है तो मेल चाइल्ड होता है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग पार्ट्स इन ए एम्ब्रायो ऑफ ए पी सीड. तो हम लोगों को डायग्राम बनाना है पी सीड का.
अब पी सीड क्या रहते हैं, ये डाइकोटिलेडोन्स रहते हैं और उनमें हमें क्या शो करना है, कोटिलेडोन्स शो करना है, प्लूम्यूल शो करना है और रेडिकल शो करना है। सो ये रहा आपका डायग्राम डाइकोट सीड का। तो ये हो गए 2 कोटिलेडोन्स जो कि हेल्प करते हैं फूड स्टोरेज में, और यहाँ पे हो गए ये आपका रहा एम्ब्रायो। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो गया, रेडिकल, जो आगे चल के रूट बनाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो हो गया प्लूम्यूल, जो आगे चल के शूट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reproduction is one of the most important characteristics of living being. Give 3 reason in support of this statement. तो हमें बताना है कि reproduction क्यों important है। It is essential for existence and continuity of species. तो reproduction बहुत ज़्यादा important है स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए, मतलब कि मान लो एक स्पीशीज है वो कभी ना कभी बूढ़ा होके मरेगा ही, तो ये अपने स्पीशीज को बचाने के लिए वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना देगा। जब ये बुढ़ा होके मरने लगेगा तो ये अपने जैसा उससे पहले एक और ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो इससे ये स्पीशीज कंटिन्यू रहेगी, ये स्पीशीज रहेगी धरती पे। इट हेल्प्स टू पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जितने भी जेनेटिक चीजें थी, जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थे, जो इनका डीएनए है, वो दूसरे जनरेशन में रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जाता है। इट ब्रिंग वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन विच इज बेसिक फॉर एवोल्यूशन। अब देखो सबसे जरूरी चीज है एवोल्यूशन। इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए हमेशा खुद में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो इसीलिए खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे जाते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट कट इनटू मैनी पीसेस। तो अगर एक्सीडेंटली प्लेनेरिया जो है कई पीसेस में कट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर है हर एक पीस से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, रीजनरेशन। ब्रायोफिल्म लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल। तो जो ब्रायोफिल्म का जो लीफ है वो एक वेट सॉइल पे गिर जाए तो क्या होगा, तो इनके जो बर्ड्स रहते हैं वो एक नया ब्रायोफिल्म का प्लांट उगा देंगे, तो यही होगा। इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। What happened when on maturation स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ब्रस्ट। यानी कि ये जो स्पोरेंजिया था वो ब्रस्ट हो गया, यानी फूट गया हवा से, तो क्या होगा, तो इसके जो हर एक स्पोर है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, और जहां जहां पे वो स्पोर जाएंगे अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला वहां से वो एक नया राइजोपस बना लेंगे। सो जितनी भी मैंने बातें बताई वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो प्लेनेरिया है अगर वो बहुत सारे पीसेस में कट हो जाए तो हर एक पीस एक नए कंप्लीट प्लेनेरिया को जन्म दे देगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। ब्रायोफिल्म लीफ जब सॉइल पे गिरेगा तो जितने भी उसके अंदर बर्ड प्रेजेंट रहेंगे वो नया ब्रायोफिल्म का प्लांट उगा देंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और जितने भी स्पोर्स डिस्पर्स होकर जाएंगे वो एक नया राइजोपस का प्लांट जो है उगा देंगे जब वो भ्रष्ट होगा उसका स्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन हाइड्रा। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। और ये 2023 में आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हाइड्रा में 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो जो हाइड्रा है वो 2 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पहला तो सबको पता है बड फॉर्मेशन, बडिंग के प्रोसेस से, और दूसरा जो है वो रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर हाइड्रा गलती से कट हो जाए तो हर एक पार्ट हाइड्रा का एक दूसरा ही हाइड्रा बना देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और दूसरा बड फॉर्मेशन, हाइड्रा पे एक छोटा सा बड बनता है और वो आगे चल के एक दूसरा नया हाइड्रा बना देता है। तो बर्डिंग और रीजनरेशन से जो हाइड्रा है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो रीजनरेशन और बडिंग से ही हाइड्रा जो है रिप्रोड्यूस करता है। जब ये क्वेश्चन का आंसर देना तो ये डायग्राम जरूर से बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रीजनरेशन का भी बना देना। देखो ये जो हाइड्रा है वो 3 पीस में कट हो गया और हर एक पीस एक नया हाइड्रा बना लिया है। और यहाँ पे रीजनरेशन वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि डायग्राम बनाओ। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है डायग्राम बनाने के लिए, फिर भी बनाना है। बायो के हर एक क्वेश्चन में ट्राई करो कि डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसका बी पार्ट था, एंड लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन प्लांट।
In this method, new plants obtained from parts of old plant like stems, roots, leaves. तो इन सब के स्टेम, रूट, लीव से हम लोग एक नया प्लांट बना लेते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं रहती, हम लोग एक प्लांट के स्टेम से या फिर रूट से या फिर लीव से ही हम एक नया प्लांट बना लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो गए? पहला एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूजली यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दोज प्लांट विच प्रोड्यूस ईदर वेरी फ्यू सीड्स और डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड। तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से वैसे प्लांट को भी उगा सकते हैं जो या तो बहुत कम सीड प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जो वाइबल नहीं रहते, यानी कि वो उससे नया प्लांट नहीं बना सकते, वो सीड्स जो है अच्छे नहीं रहते, मतलब कि सीड यूजलेस रहते हैं। सीडलेस प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक्चुअली में यहाँ का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सेम ही है, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगा सकते हैं। और तीसरा कि जो प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, एकदम एक ही जैसे रहते हैं, उनमें सारे के सारे गुड कैरेक्टर्स रहते हैं जो पेरेंट्स में थे, तो बहुत कम टाइम लगता है और सारे के सारे पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हो गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप PYQs के। तो 5 मार्क्स के कौन कौन से PYQs हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन when bryophyllum leaves fall on soil? वही पुराना क्वेश्चन, planaria is cut into many pieces, sporangia of rhizopus on maturation liberate spores, यानी spores जो है disperse हो गए। सो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए इसको अब दोबारा नहीं करने वाले हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो जैसा कि तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर इस टाइप के, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। Write the change that occur in flower once the fertilization had take place। तो ये भी एक्चुअली में रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोगों ने कर लिया है कि फ्लावर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, बट ये कुछ अलग तरीके से हम लोगों ने किया था। जो हम लोगों ने पहले किया था वो सेम क्वेश्चन था पर थोड़ा अलग टाइप का था, तो इसलिए एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायो में, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। अब बाकी जितनी भी चीजें हो गई, सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, वो सब के सब डीजेनरेट हो जाती हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज एग और जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रायो। जो ओव्यूल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में, फ्रूट्स बन जाती है। और द अदर पार्ट्स of flower like sepal, petal, stamen, stigma, style dry up and fall off. Only the ovary is left behind. So at the place on plant where we had a flower originally, we now have fruit. तो जहाँ पे फ्लावर था अब वहाँ पे फ्रूट रहता है। A fruit protects its seed. So I hope आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड वाई? स्टेट 2 फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड रहती है और क्यों लोकेटेड रहती है। सो जो टेस्टिस रहता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। दे लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेनल कैविटी इन स्कॉटम। तो स्कॉटम में ही जो टेस्टिस रहती है वो प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमेशा लो टेम्परेचर जरूरी रहता है, जो बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री कम रहता है, इसलिए जो टेस्टिस है वो स्कॉटम में प्रोड्यूस रहता है आउटसाइड द बॉडी। जो टेस्टिस है वो 2 काम करता है, पहला तो वो मेल गैमेट को फॉर्म करता है जो कि स्पर्म रहता है, और सेकेंड जो है मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो यही 2 काम रहते हैं टेस्टिस के। क्वेश्चन का बी पार्ट है, इन ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंज दैट टेक प्लेस इफ द एग इज फर्टिलाइज, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो इन दोनों का आंसर देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब एग जो है फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है। तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एग जो है जाइगोट बना लेता है, और वही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनाता है, और एम्ब्रायो ही आगे चल के बेबी बनाता है। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को होने में 9 मंथ लगते हैं, और इसी को हम लोग गेस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ होती है? यूट्रस में। अब हम लोग बात करते हैं कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होता है। अब देखो,
यूट्रस तो खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखता है, उसको तो पता नहीं है ना कि एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे वो थिक ब्लड वेसल्स बना लेता है, स्पंजी ब्लड वेसल्स की लाइन बना के रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे जो है एक बेबी मैच्योर होगा, एक बेबी बड़ा होगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो यूट्रस है अपने अंदर ये सारे के सारे चेंजेस करता है। पर जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होती जाइगोट की, यहाँ पे कोई एम्ब्रायो नहीं बनता है, तो इस वजह से जितनी भी ये प्रिपरेशन थी, जितनी भी ब्लड वेसल थी, वो सारी के सारी फॉल ऑफ हो जाती है, और इसे प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। सो जितनी भी मैंने पूरी स्टोरी बताई वो सारी के सारी यहाँ पे लिखी हुई है। सो फर्स्ट केस में व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज, the zygote is formed. The uterus prepare itself every month to receive zygote. The inner lining of uterus become thick and spongy with a lots of blood capillaries. This would require nourishment and further development of embryo. तो ये सारे के सारे चीजें जो है यूट्रस करता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे चल के जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रायो से बेबी बनेगा। तो ये चीजें आप लिखिएगा और आप वो फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा जो मैंने बताया था ना, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बेबी, ये वाला। सेकंड केस में क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, the unfertilized ovum die within a day. The uterus lining also break down. They break down and removal of inner thick and soft lining of uterus along with blood vessel in form of vaginal bleeding is called menstruation flow और menstruation. तो इसी को हम लोग menstruation flow और menstruation कहते हैं। तो सारे के सारे जो ब्लड वेसल हैं वो वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है, व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो मेल में हम लोग क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल में हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन को कट कर देते हैं जिससे कि एग का जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। So vasectomy is a surgical operation performed in male. It involves removal of a small portion of sperm duct, जिसको हम लोग vas deferens भी बोलते हैं, by surgical operation. और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, where oviduct are cut and are tied with the thread and therefore passage of ova is prevented. तो हम लोग कट करके एक नॉट बांध देते हैं जिससे कि ओवा का जो ट्रांसफर है रुक जाता है। यहाँ पे कट करके नॉट बांध देते हैं जिससे कि जो स्पर्म का जो ट्रांसफर है वो रुक जाता है। अच्छा, एक दिमाग वाला और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछूं, मुझे कमेंट करके बताना, जिन फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है तो क्या उनमें मेंस्ट्रुएशन होता है? ध्यान से सोचना और फिर आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। सो हमें बताना है प्लानेरिया, हाइड्रा, राइजोपस में कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और उनका इंपॉर्टेंट फीचर्स। वी कैन डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। कमेंट तो हमें ये भी कमेंट करना है। लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओवर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस भी बताने हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्लानेरिया। प्लानेरिया में रीजनरेशन होता है। अगर गलती से ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट हो जाए तो हर एक पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म का एक नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। रीजनरेशन is an asexual mode of reproduction common in lower plants and animal। जो रीजनरेशन है वो लोअर प्लांट्स और एनिमल में होता है। लोअर्स यानी कि जो बहुत कम सेल के बने रहते हैं, जिनमें इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। देखो इसमें रीजनरेशन भी होता है बट मेन जो है बडिंग ही है। रीजनरेशन तो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। तो बडिंग में स्मॉल बड फॉर्म होता है जो आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो हर एक स्पोर जो है एक नए राइजोपस को जन्म दे देता है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन किसमें है, बैक्टीरियाज में रहता है, बैक्टीरिया और फंजाई में। सो ये सारी के सारी वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको इनको एक बार अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कमेंट करो कि हम लोग ब्रायोफ्लेम की लीव से हम लोग एक नया प्लांट बना लेते हैं। सो द लीव्स ऑफ ब्रायोफ्लेम हैज स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स इन देयर मार्जिन। तो जो ब्रायोफ्लेम की जो लीफ रहती है उनके मार्जिन पे एक स्पेशल टाइप के बर्ड्स होते हैं। अब वो बर्ड जब सॉइल पे जाते हैं, मतलब सॉइल के ऊपर गिरते हैं, तो एक नया ब्रायोफ्लेम का प्लांट उग जाता है। देखो इसमें रूट्स भी हैं, तो ये अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ से एक नया प्लांट उग जाएगा। सो यही चीजें हमें कमेंट करनी थी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ओके। जो मैंने बातें बताई वही लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्यूबर्टी। रिपीटेड क्वेश्चन।
डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें एक एक करके इनका फंक्शन बताना है। वाई आर टेस्टिस लोकेटेड इन एब्डोमेन कैविटी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। स्टेट हाउ स्पर्म्स मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल्स। तो ये वाला हम लोग अभी बी और डी करेंगे क्योंकि बाकी दो रिपीटेड है। सो हमें फंक्शन बताने टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस का। तो टेस्टिस के क्या रहता है, दो काम रहते हैं। पहला कि वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, ये रहा टेस्टिस, और दूसरा वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्ट्रॉन्स। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, तो ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल। ये एक अल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो स्पर्म के नरिशमेंट में काफी हेल्पफुल रहता है। ये फ्रुक्टोज रिलीज करता है जो कि स्पर्म का न्यूट्रिशन रहता है। बात करते हैं वास डिफरेंस की। तो ये जो आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। तो वास डिफरेंस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म करता है। तो टेस्टिस से जो है स्पर्म को ट्रांसफर करता है यूरेथ्रा पे, और इसी में ही वास डिफरेंस में ही जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो स्पर्म के साथ मिलते हैं। सो यहाँ पे उनके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, आप प्लीज एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आंसर लिखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। स्टेट हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल्स। तो स्पर्म कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले जो स्पर्म है वजाइना में आते हैं, उसके बाद यूट्रस में, और यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ही एग रहता है ऑलरेडी, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लेवल द पार्ट ए बी सी डी। तो हमें बताना है ए बी सी डी कहाँ है। तो ए आपका क्या हो गया, यूरेटर, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूरेटर है। बी क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल, ये क्या हो गया आपका यूरेथ्रा, और यहाँ पे आ गया वास डिफरेंस। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। तो जो टेस्टिस जो है वो टेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है जिसका रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो जितने भी बॉयज में चेंजेस आते हैं वो सब के सब जो है इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, टेस्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। जितने भी फेशियल हो गया, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया, मसल्स बिल्ड करना हो गया, तो ये सारे के सारे इस हार्मोन टेस्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यूरेटर आर होगा यहाँ पे। स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें बताना है कि सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है और यूरेथ्रा का क्या रोल है। जो सेमिनल वेसिकल है वो एल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो स्पर्म के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और जो यूरेथ्रा रहता है वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो यूजलेस है, तो जो मैंने बताया उसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। Why has government of India prohibited parental sex determination by law? State its benefit in long run. Unsafe sex can lead to various infection. Name 2 bacterial and 2 viral infection caused during unsafe sex. तो इसका सबसे पहले आंसर दे देते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। तो बैक्टीरियल में क्या आ जाएगा, गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल में क्या आ जाएगा, वॉट्स एंड HIV एड्स। तो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 कैटेगरीज क्या रहती हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हो गया बैरियर मेथड्स, हम लोग फिजिकली जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रोक देते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, कॉन्डम्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो हम लोग कुछ पिल्स खाते हैं जिससे कि हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में डालते हैं। उसके बाद आ गया सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं मेल और फीमेल बॉडी के अंदर, जिसके एग्जाम्पल हो गए वेसेक्टॉमी, जिसमें हम लोग वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये मेल में होता है। ट्यूबेक्टॉमी में हम लोग फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं जिससे कि एग का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ये फीमेल में होता है। अब हमें बताना है कि गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन क्यों कर दिया। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारी जगह में फीमेल फीटिसाइड हो रहा था, यानी कि जब पता चल जाता था कि जो बेबी है वो फीमेल है तो उसको पहले ही मार देते थे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फीमेल फीटिसाइड्स कहते हैं। तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बैन कर दी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो फीमेल और मेल रेशियो है वो मेंटेन्ड है, और ये एक हेल्थी सोसाइटी की पहचान है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।